देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? तो लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे। इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोल सकते हैं इट इज जस्ट अपोजिट टू डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। और लास्ट क्लास में जो भी इंटीग्रेशन कर रहे थे उसमें एक सी आ रहा था। सी क्या था? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। और इस तरह के इंटीग्रल को हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो लास्ट क्लास में जो भी हम पढ़ रहे थे उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब ये होगा कि उसका वैल्यू फिक्स होगा, उसमें कोई सी नहीं रहेगा, कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनिट इंटीग्रल्स। क्या होता है देखा जाए। सपोज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज जी एक्स प्लस कांस्टेंट, देन definite integral is defined as integral of fx with respect to x from a to b, and this is equal to gb minus ga, ठीक है। और इस चीज को कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं कि जी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नीचे ए लिखते हैं, ऊपर बी लिखते हैं, और इसका मीनिंग होता है जी बी माइनस जी ए। देखो, अगर एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स है प्लस एक कांस्टेंट है, तो कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि इंटीग्रेशन में लिमिट्स डाल देते हैं, इंटीग्रेशन में लिमिट्स डाल देते हैं। यहाँ पे ए को बोलते हैं लोअर लिमिट, बी को बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। ए को क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, और बी को बोलते हैं अपर लिमिट। तो अगर एफ एस को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन में जी एक्स होगा, ठीक है, जी एक्स होगा, सी नहीं लिखेंगे। और अपर लिमिट लोअर लिमिट को अब हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। इसका सिंपल मीनिंग होता है जी बी माइनस जी ए। जी बी माइनस जी ए बोलने का मतलब ये हुआ कि जी एक्स में एस के जगह पे एक बार बी पुट कर लिए, और एस के जगह पे एक बार ए पुट कर लिए, और माइनस लगा दिए, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ ऐसा दिया रहे, एक्स रेज टू पावर ऑफ 5 का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर तुमसे ये पूछ दिया कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1, मतलब लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, ठीक है। तो एक्स का पावर 5 का इंटीग्रल क्या होता है? इसका पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट भी होता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका पावर 6/6 लिखो, और लोअर लिमिट को नीचे लिख दो, अपर लिमिट को ऊपर लिख दो, ठीक है। अब ऐसा करो कि एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट करो, और एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट करो, और माइनस लगा दो। तो पहले एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट किए, तो 1 का पावर 6/6 हुआ। फिर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट किए, तो 0 का पावर 6/6 हुआ, और बीच में माइनस करिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 1/6 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, एक्स का पावर 5 का इंटीग्रल अगर 0 से 1 तक कर रहे हैं, तो फाइनली एक्स से इंडिपेंडेंट एक कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक्स तो रहा ही नहीं, और कोई सी भी नहीं है, ठीक है। मतलब दिस इज डेफिनिट इंटीग्रल, एक डेफिनिट वैल्यू है, इसलिए ये कौन सा इंटीग्रल है? डेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज ऐसा बोल दिया कि इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to π/4
cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। cos x का इंटीग्रल क्या होता है? sin x, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस सी मत लिखो, sin x को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नीचे में लोअर लिमिट लिखो और ऊपर में अपर लिमिट लिखो, ठीक है। तो अपर लिमिट है यहाँ पे पाई बाई 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करो कि इस क्रिया पे पाई बाई 4 पुट करो और इस क्रिया पे 0 पुट करो और माइनस साइन लगा दो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0, ठीक है। साइन पाई बाई 4 मतलब कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, ठीक है। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0, तो इसका आंसर क्या मिला? 1/√2। क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल x³ प्लस x विथ रिस्पेक्ट टू x, लिमिट है -1 to 1, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग x³ प्लस x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो x³ का इंटीग्रल होगा s का पावर 4/4 और s का इंटीग्रल होगा x²/2, और यहाँ पे c नहीं लिखते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नीचे में लोअर लिमिट और ऊपर में अपर लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे 1 पुट करो और फिर -1 पुट करो। तो पहले इस क्रिया पे 1 पुट करो, तो 1 का पावर 4/4 प्लस 1²/2, फिर माइनस, और इस क्रिया पे एवरीवेयर -1 पुट करो, तो -1 का पावर 4/4 प्लस -1 का स्क्वायर/2, ठीक है। अब बताओ तुम लोग इसका आंसर क्या मिलेगा? 0, ठीक है, आंसर इज 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जीरो टू π/3 sin x प्लस 2 cos x -1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आराम से इंटीग्रेट करेंगे। sin x का इंटीग्रल क्या होगा? -cos x, 2 cos x में 2 कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रल sin x, और -1 dx का इंटीग्रल क्या होगा? -x। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ तो कोई? -cos 60 डिग्री मतलब π/3 प्लस -cos π/3 प्लस 2 sin π/3 -π/3, ठीक है। मतलब इसके जगह पे एवरीवेयर क्या पुट कर देना है? π/3, फिर माइनस लगा करके जहाँ भी x है वहाँ पे 0, तो -cos 0 प्लस 2 sin 0 -0, ठीक है। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। sin 60 का वैल्यू क्या होते हैं? √3/2, तो 2 × √3/2, और π/3 तो π/3 है, उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर माइनस, cos 0 क्या होता है? 1, sin 0 क्या होता है? 0, ठीक है। तो उधर कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, वो सब तो 0 ही है। यहाँ 2 कैंसिल हुआ, -1/2 -1, तो 1 -1/2 मतलब कि 1/2 प्लस √3 माइनस π/3, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो बस यही है डेफिनेट इंटीग्रल, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। DPP 2 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लोग बनाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। वैसे तुम लोगों को याद होगा कि व्हाट इज ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? बताओ तो कोई, व्हाट इज ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो जिस तरह से डेरिवेटिव का ग्राफिकल मीनिंग होता है, उसी तरह से डेफिनेट इंटीग्रल का भी कुछ ग्राफिकल मीनिंग होता है। ग्राफिकली डेफिनेट इंटीग्रल
मीन्स एरिया, ठीक है। बेसिकली डेफिनिट इंटीग्रल का मॉड एरिया होता है। डेफिनिट इंटीग्रल का मॉड क्या होता है? एरिया होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो डेफिनिट इंटीग्रल का जो मॉड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ है, कोई भी रैंडम सा ग्राफ है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है। और जो ग्राफ है वो एफ एक्स का ग्राफ है। ग्राफ किसका है? एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी का जो मॉड होगा, इट रिप्रेजेंट्स एरिया। कौन सा एरिया? तो एरिया बिटवीन ग्राफ टू लाइन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस passing through A and B and X axis। वंस अगेन, यहां हम एरिया बोल रहे हैं, तो एरिया कौन सा? तो एरिया बिटवीन ग्राफ टू लाइन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू A and B and X axis, ठीक है। ग्राफ दो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू A and B एंड एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है वही रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मॉड, ठीक है। अब हम एरिया को थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ जो एरिया है वो एक्चुअल में कौन सा एरिया है? एरिया बिटवीन ग्राफ टू लाइन्स parallel to y axis, two lines parallel to y axis passing through A and B and x axis। मतलब एरिया चार चीज से बाउंडेड है। एक एफ एक्स का ग्राफ, दूसरा एक्स एक्सिस, तीसरा एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, चौथा एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। अभी बस हम ये बताएं कि इंटीग्रेशन का मॉड, डेफिनिट इंटीग्रल का मॉड, डेफिनिट इंटीग्रल का मॉड क्या देता है? एरिया। किसके किसके बीच का एरिया? तो ग्राफ दो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड बी एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट करेंगे। एक चीज ध्यान दो, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहे तब उस केस में इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स पॉजिटिव आएगा। उस केस में इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हाँ, एक और चीज, बी ए से बड़ा होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए? ए से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी राइट साइड में बी दिए हैं तो बी ए से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स डायरेक्ट यहाँ पे एरिया देगा। कौन सा एरिया? तो जो हम सेट करके रखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ दो वर्टिकल लाइन और एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो जाए, ठीक है, और इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करें, ठीक है, तो इसका मॉड एरिया के बराबर आएगा, ठीक है। हम यहां बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो जाए तब उस केस में इंटीग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। उस केस में इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन एरिया तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एरिया पॉजिटिव होता है तो हम बोल सकते हैं इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वो एरिया के नेगेटिव के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ग्राफ एक्सिस के नीचे रहे तो एरिया पॉजिटिव होगा लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया नेगेटिव नहीं होता है भाई, ठीक है। एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है। हाँ, इंटीग्रेशन
का वैल्यू पॉजिटिव होगा अगर ग्राफ एक्सिस के ऊपर रहे, और इंटीग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा अगर ग्राफ क्या रहे, एक्सिस के नीचे रहे। इसको दिमाग में डालिए, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल देते हैं। देखो एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ है y वर्सेस x का, ठीक है। वैसे y ही fx होता है, y ही fx होता है, ठीक है। तो ग्राफ y वर्सेस x है, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि fx वर्सेस x है, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं दिया, मतलब y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स या कुछ ऐसा करके दिया हुआ नहीं है, बस ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, एरिया होता है। इंटीग्रल का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, एरिया। हाँ, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना होता है। अगर एरिया एबव एक्स एक्सिस हो तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन एरिया बिलो एक्स एक्सिस हो तो इंटीग्रेशन नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले कुछ नेमिंग कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम दे दिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, ठीक है। तो अगर तुम्हें 0 से लेके 4 तक y को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो इसमें दो पार्ट आएगा। एक पार्ट आएगा 0 से 2 तक और दूसरा पार्ट आएगा 2 से 4 तक, ठीक है। तो 0 से 2 तक एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कौन सा है, OABC, ठीक है। तो 0 से 2 तक इंटीग्रल होगा पॉजिटिव एरिया के बराबर, और वो कौन सा एरिया लेंगे, तो एरिया लेंगे OABC, ठीक है। फिर 2 से 4 तक एरिया पॉजिटिव होगा, लेकिन इंटीग्रेशन क्या लेंगे, नेगेटिव। तो 2 से 4 तक जो इंटीग्रेशन होगा वो नेगेटिव ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE होगा, ठीक है। 2 से 4 के बीच में जो एरिया होगा उसका नेगेटिव इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का तुम लोग को फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। पहले तुम बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC में सम ऑफ पैरेलल साइड्स में पैरेलल साइड्स किसको किसको लेंगे, AB and OC. AB एंड OC, और डिस्टेंस बिटवीन देम हम किसको कंसिडर करेंगे, OA को, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया CE, और हाइट के लिए कुछ और नेमिंग कर देते हैं। चलो इस पॉइंट का नाम दे दिए F, ठीक है। हाइट होगा FD, ठीक है। अब देखो लेंथ AB कितना है, लेंथ AB कितना है, 1 है, 1. ठीक है। लेंथ AB 1 के बराबर है, ठीक है। लेंथ OC कितना है, 2, ठीक है। और लेंथ OA कितना है, 2, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया इससे आ जाएगा। तो लेंथ AB 1, लेंथ BC 2, लेंथ OA 2, फिर माइनस हाफ इंटू CE और FD, ठीक है। तो पहले CE का लेंथ कितना है देख के बताओ, 2 से 4 तक लेंथ कितना होगा, 2, ठीक है। और FD का लेंथ बताओ, FD का लेंथ बताओ, लेंथ कोऑर्डिनेट नहीं, 2, ठीक है। कोई -2 मत बोल देना, -2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। FD का लेंथ कितना है, 2 है, ठीक है।
तो CE 2 है और FD भी 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 3 माइनस 2 आएगा, मतलब कि 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 1 होगा। 1 जो भी यूनिट रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे 1 यूनिट्स लिख दे रहे हैं, स्क्वायर यूनिट नहीं लिखे हैं, उसका दूसरा रीजन है, उसका तीसरा रीजन है। एक्चुअली हम यहाँ पे इंटीग्रेशन किए हैं, एरिया नहीं निकाले हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन तुमसे ये पूछे कि इसका एरिया कितना होगा तो तुम्हारा आंसर कितना होगा? एरिया कितना होगा, शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा, तो आंसर क्या होगा? 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। एरिया के लिए प्लस करेंगे भाई, हम एरिया थोड़ी निकाले हैं, इंटीग्रेशन निकाले हैं। हाँ, इंटीग्रेशन एरिया के हेल्प से निकाले हैं, ठीक है। कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ हो तो एरिया के बराबर ही इंटीग्रेशन होगा, और अगर एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ हो तो एरिया का नेगेटिव के बराबर इंटीग्रेशन होगा। प्रभात समझ में आ रहा है आपको? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में वाई एक्सिस में P दिख रहा है। P मतलब प्रेशर। प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है? पास्कल, ठीक है। और एक्स एक्सिस में V दिख रहा है। V मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, ठीक है। मतलब ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, ठीक है। और तुम्हें बताना क्या है? इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 6 P विथ रिस्पेक्ट टू V। अच्छा, यहाँ पे y का रोल P कर रहा है और s का रोल कौन कर रहा है? V कर रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रल y ds का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया, आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। तो इंटीग्रल PdV का मतलब क्या होगा? एरिया। किस एक्सिस के साथ एरिया? V एक्सिस के साथ या P एक्सिस के साथ? V एक्सिस के साथ, ठीक है। कि इंटीग्रल PdV क्या मिलेगा? फ्रॉम 2 to 6, ठीक है। तो इस पोर्शन का एरिया माइनस इस पोर्शन का एरिया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया है वो एक रेक्टेंगल का एरिया होगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इसको मान लो और ब्रेथ इसको मान लो। तो लेंथ कितना है? 2 है, और ब्रेथ कितना है? 100 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा 2 into 100। फिर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का बेस 2 है और हाइट कितना है? 100, ठीक है। तो बेस हो गया 2 और हाइट हो गया 100। तो 200 माइनस 100 मतलब कि 100। और इस बार यूनिट बता सकते हैं। यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए पास्कल मीटर क्यूब। पास्कल मीटर क्यूब, ठीक है। देखिए, पास्कल को मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस साइड में जो लेंथ कंसीडर किया जा रहा है वो तो मीटर क्यूब में आ रहा है, और इधर साइड में जो लेंथ कंसीडर कर रहे हैं वो पास्कल में आ रहा है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का यूनिट होगा होगा पास्कल मीटर क्यूब, ठीक है। और ये तुम लोग बाद में पढ़ोगे कि पास्कल मीटर क्यूब इज जूल। पास्कल मीटर क्यूब क्या होता है? जूल होता है। तो इसका आंसर होगा 100 जूल, ठीक है। कम से कम इतना तो बता ही सकते हो तुम लोग, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बस हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है कि सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट नहीं दिया रहेगा, ठीक है। लिमिट नहीं दिया रहेगा तो लिमिट अपने से बताना है, मतलब लिमिट का पोर्शन वही कंसीडर करना है जो ग्राफ में है। अच्छा, तुम लोग बताओ तो लिमिट क्या लेना चाहिए? ग्राफ का पोर्शन देखो कहाँ से कहाँ के बीच में है। ग्राफ का पोर्शन कहाँ से कहाँ के बीच में है? ऊपर में 200 होगा, नीचे 100 होगा। ऊपर में 200 होगा, नीचे में 100 होगा, मतलब 100 से 200 बोलो, यही ना कि ग्राफ का पोर्शन 100 से 200 के बीच में है। तो इसलिए लिमिट होना चाहिए नीचे में 100, ऊपर में होना चाहिए 200, ठीक है। अच्छा, कोई इससे डिसएग्री होगे
क्या सब लोग इससे एग्री हो? 100 से 200 होगा। क्या बोल रही हो? 0 से 200 0 से 200, 0 से 200 भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 0 से 100 में तो कुछ है ही नहीं। 0 से 100 में कुछ है ही नहीं। मतलब एक से में 0 से 100 के बारे में बात करें तो 0 से 100 में तो ग्राफ में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 0 से 100 के बीच में ग्राफ में कुछ है ही नहीं, तो हम लोग 0 से 100 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अर्पिता बोली 100 से 200, सही है गलत है? सही है सर। सही है, गलत है। अर्पिता क्या गलती है? सर 200 to 50 होगा क्या? 200 to 50 क्यों होगा? 200 to 50 क्यों होगा भाई? अच्छा देखो, ये तुम्हें बताना क्या है, इंटीग्रल पीडीवी बताना है या इंटीग्रल वीडीपी बताना है? पहले ये फोकस करो, क्या बताना है, इंटीग्रल पीडीवी या फिर इंटीग्रल वीडीपी? इंटीग्रल पीडीवी। ठीक है, डी किसके साथ है, वी के साथ है या पी के साथ है? वी के साथ है। डी किसके साथ लगा हुआ? वी के साथ लगा हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिसके साथ डी लगता है उसी एक्सिस के साथ एरिया निकालते हैं। जिसके साथ डी लगा रहता है उसी एक्सिस के साथ एरिया निकालते हैं। तो डी तो भी सर ये है, 100 to 50 होगा। 50 to 100। तो लिमिट होगा 50 to 100। 50 to 100। ठीक है, तो अगर इंटीग्रल पी डी भी रहे तो ये होगा एरिया विथ वी एक्सिस। ठीक है, और इंटीग्रल वी डी पी रहे तब क्या होगा? एरिया विथ पी एक्सिस। तो क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है? इंटीग्रल पी डी वी। ठीक है, तो अगर इंटीग्रल पी डी वी पूछा है तो एरिया होना चाहिए विथ वी एक्सिस। ठीक है, मतलब ये वाला एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रल पीडीवी बोलने का मतलब यहाँ पे एक्चुअल में हुआ कि लिमिट 50 से 100 लेना है और एरिया वी एक्सिस के साथ निकालना है, पी एक्सिस के साथ नहीं, वी एक्सिस के साथ। तो ऑब्वियसली एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड्स का लेंथ बताओ तुम लोग देख के, पैरेलल साइड्स का लेंथ बताओ कितना कितना है? 300। टोटल 300 होगा, 100 प्लस 200। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? 50। ठीक है, तो 300 बाई 2 150, 150 इंटू 5, तो 15 5 ये कितना होता है? 75, 7500। यूनिट क्या होगा? पास्कल मीटर क्यूब, विच इज सेम एज जूल, 7500 जूल। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था? तेरे दिमाग में हमेशा यही बैठा हुआ रहता है कि इधर से ही एरिया लेना है ना? हाँ सर, आप वो स्टेटमेंट में लिखाए थे ना कि एक्स एक्सिस पे। हाँ, तो एक्स एक्सिस में लिखा है, सही में लिखा है भाई। तो वहां पे एक और भी चीज तो है कि यहाँ पे डी एक्स है, डी वाई नहीं है। अगर डी एक्स है तो एरिया विथ एक्स एक्सिस, मतलब अगर वाई डी एक्स है, इंटीग्रल वाई डी एक्स है तो एरिया विथ एक्स एक्सिस, और इंटीग्रल एक्स डी वाई हो जाए तो एरिया विथ क्या होगा? वाई एक्सिस। ठीक है, तो पूरा क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। ठीक। यस सर।